तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव 4413 में। दोस्तों, आपने केवाईसी का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, और इसलिए सुना होगा क्योंकि बैंकों द्वारा जो है अधिकतर केवाईसी के लिए हमारे पास मैसेज आता है कि हमने 1 महीना पहले केवाईसी किया है और लगभग 8 या फिर 9 महीने बाद जो है फिर केवाईसी करने के लिए हमारे पास में फ़ोन या फिर मैसेज किया जाता है कि भाई आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आइए बैंक अकाउंट में आप केवाईसी जो है आप पूरा करिए, केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और हम जो है सोचने लगते हैं कि हमने तो अभी केवाईसी कंप्लीट किया है और फिर से केवाईसी के लिए जो है बैंक द्वारा हमें मैसेज किया गया है, ठीक है। तो और जिसके कारण से हम बैंक में चक्कर लगाने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट आप लोगों को प्रोसीजर बताने वाला है कि केवाईसी वास्तव में होता क्या चीज है और बैंक द्वारा जो है केवाईसी के लिए हमारे पास मैसेज क्यों किया जाता है कि केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं और आप लोगों को जानना भी जरूरी है कि केवाईसी क्या चीज है और केवाईसी क्यों जरूरी है, ठीक है। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव 4413। मैं आपके लिए इसी प्रकार से एजुकेशन से जुड़े हुए और बैंक से जुड़े हुए जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे कर सकते हैं, ठीक। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं केवाईसी क्या चीज है। तो दोस्तों, केवाईसी जो होता है 3 अक्षरों से मिलकर के बना KY और C है, ठीक है। जिसमें से K का नाम होता है नो और Y का होता है यूअर और C का होता है कस्टमर, यानी कि कस्टमर के द्वारा जो दी गई जानकारी वो बैंक द्वारा लिया जाता है। यानी कि केवाईसी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो बैंक में हमें देना जरूरी होता है और अति अनिवार्य होता ही है, ठीक है। अब केवाईसी तो जान गए एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो किस कैटेगरी का है। यानी कि आप वो देखते होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैटेगरी क्या चीज है। तो दोस्तों, कैटेगरी जो रिस्क के आधार पर आते हैं, यानी कि खुद बैंक डिफाइन करता है कि आपका जो अकाउंट होता है वो इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है और इस कैटेगरी, यानी कि बैंक द्वारा जो है 3 कैटेगरी निर्धारित किया गया है रिस्क के आधार पर। हाई रिस्क के पहले नंबर में आता है हाई रिस्क की कैटेगरी, दूसरे नंबर में आता है लो रिस्क की कैटेगरी और तीसरा नंबर में आता है मिड रिस्क की कैटेगरी आता है, ठीक है। अब ये रिस्क को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है रिस्क क्या चीज है इसको बता देता हूँ। कैटेगरी को पहले समझ लेते हैं। हाई रिस्क की कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिसके पास जो है करोड़ों में कमाते हो, महीना में करोड़ों का गेम खेलते हैं या फिर कमाते हैं, उसकी अर्निंग होती है। इसके अलावा जो NGO पर्सन है, कोई चैरिटी चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई पॉलिटिक्स पर्सन है, तो ऐसे जो कैटेगरी आते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इसकी बैंकों द्वारा सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। दूसरे नंबर में आता है मिडिल रिस्क की कैटेगरी आती है। तो मिडिल रिस्क की कैटेगरी में आता है जो लो रिस्क, बैंकों को लगता है कि जो लो रिस्क के व्यक्ति हैं उसकी जो अर्निंग बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो ऐसी कैटेगरी को जो है बैंक मिडिल रिस्क की कैटेगरी में डालते हैं। और तीसरे नंबर में आता है लो रिस्क की कैटेगरी। लो रिस्क की कैटेगरी में जो सैलरी पर्सन व्यक्ति है, ठीक है, और जो जनधन खाते खुलते हैं, इसके अलावा जो है जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो भी लो रिस्क कैटेगरी में, और आम जनता के जो अकाउंट होते हैं वो भी लो रिस्क के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आप पहचान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो भाई अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये लो रिस्क कैटेगरी तो बैंक अकाउंट में लिखा नहीं रहता है। तो खुद मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बैंक अकाउंट होता है, यानी कि जो बैंक होता है वो बैंक अकाउंट खुद फाइंड करता है कि आपके पासबुक में नहीं लिखा रहेगा वो, ठीक है। खुद अकाउंट को फाइंड करता है कि हाँ ये इसका व्यक्ति की इतना सैलरी है, इतना इतना कमा लेता है, इतना इतना पैसा उसका महीने में जमा हो रहा है, तो उसे खुद फाइंड करता है और उसे इस कैटेगरी के अंतर्गत रखता है, यानी कि सुरक्षा के दृष्टि से उसे रखा जाता है। अब आप लोगों को बता देता हूं कि रिस्क मैं बहुत बार बोल रहा हूं कि ये रिस्क हो जाएगा, वो रिस्क हो जाएगा। तो रिस्क का मतलब समझ सकते हैं कि यानी कि उसको सुरक्षा देने की जो प्रावधान है वो कहलाता है रिस्क, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लिए ज्यादा सुरक्षा दिया जाएगा, दूसरे लिए मिडिल रिस्क के लिए उससे थोड़ा सुरक्षा दिया जाएगा, और जो लो रिस्क है उसके लिए थोड़ा सा कम रिस्क लगेगा। तो वो सुरक्षा के लिए जो है इसके आधार पर है डॉक्यूमेंट लिया जाता है, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो अब केवाईसी जो डॉक्यूमेंट है वो कितने कितने सालों के लिए जो रिस्क के आधार पर हमें देना पड़ता है इसको भी जान लेते हैं। तो रिस्क के आधार पर जो है वो हाई रिस्क के लिए 2 साल में आप लोगों को एक बार, यानी कि प्रत्येक 2 साल के बाद आप लोगों को एक बार केवाईसी आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर में आता है आप लोगों का कि जो मिडिल रिस्क है उसके लिए 8 साल में एक बार, और जो लो रिस्क की कैटेगरी है उसके लिए 3 साल यानी कि 10 साल में एक बार केवाईसी करवाना बैंक में जरूरी होता है।
ठीक, इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ रिस्क के आधार पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति है और उसका आधार कार्ड या फिर पासबुक, जो बैंक का पासबुक है वो कहीं गुम हो जाता है, और कोई राम नाम का ही व्यक्ति उसके आधार कार्ड को प्राप्त कर लेता है और बैंक की पासबुक को प्राप्त कर लेता है, तो वो जाता है उसी बैंक में जहां उसका बैंक अकाउंट है, पहले नंबर का जो राम नाम का व्यक्ति है उसके बैंक अकाउंट में, बैंक में जाता है और वो अपना जो केवाईसी है वो उसके हटा करके वो अपना केवाईसी दे देता है। पहले जो राम का केवाईसी है उसे हटा करके जो दूसरे राम का केवाईसी उसे दे देता है। तो इसमें जो फ्रॉड हो जाता है, यानी कि जो पहले कस्टमर है उसका भी लॉस हो जा रहा है और दूसरा जो कस्टमर है उसको फायदा हो जा रहा है। पहले राम को घाटा, यानी कि बैंक को भी घाटा हो रहा है, कस्टमर को भी घाटा हो रहा है। तो इन सभी को बचाने के लिए जो है बैंकों द्वारा जो है केवाईसी सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है केवाईसी सबमिट करवाने के प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क के आधार पर इसलिए मांगा जाता है, ठीक, फ्रॉड से बचाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिया जाता है, इसके बारे में भी। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक अकाउंट के हिसाब से, जो हाई रिस्क उसके हिसाब से नहीं, जो बैंक अकाउंट है उसके हिसाब से, यानी कि 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे इंडिविजुअल के लिए करेंट, जो पर्सनल अकाउंट है उसके लिए, और जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए जो है 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसा कि आपका वोटर आईडी है, पासवर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा जॉब कार्ड है, एनपीआर का यदि आपने डॉक्यूमेंट इशू करवाया है तो वो लगेगा एनपीआर कार्ड। ठीक है, एनपीआर नहीं, एनपीआर कार्ड लगेगा। इसके अलावा जो है 6वां नंबर में आता है जो है आप लोगों का आधार कार्ड, वो लग सकता है। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर में आता है आप लोगों का जो नॉन पर्सनल अकाउंट है उसके लिए। नॉन पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई करंट अकाउंट है जो बिजनेस अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ, करंट अकाउंट है, आप यदि कोई बिजनेस पर्सन है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ जो है आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप कोई मेडिकल चलाते हैं तो मेडिकल के जो लाइसेंस है उसके साथ में जो है आप अपना अकाउंट केवाईसी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कोई मंडी का कोई व्यापार करते हैं उसका तो लाइसेंस होगा, तो उसके साथ आप सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो भी लाइसेंस है, यानी कि थोक दुकान या फिर चिल्लर दुकान का आपने कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करवाया होगा तो उसका भी डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन की क्रियाविधि होती हैं और इस प्रकार से जो है केवाईसी भी कंप्लीट क्रियाविधि होती है। आई होप यू आप लोगों को केवाईसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त हो चुका होगा, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी या फिर खामी नजर आता है तो आप हमें सजेशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को जो है अपने वीडियो में इम्प्रूव करने की थोड़ा बहुत कोशिश भी करेंगे।